नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय सरदाना जी और विजय सरदाना जी से हम बात करेंगे देश-विदेश की, बात करेंगे उनसे आर्थिक मसलों की और भी अन्य बात भी करेंगे। लेबर रिफॉर्म्स के बारे में आप लोग जानना चाहते थे, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो स्वागत है आपका विजय जी और सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और विजय सरदाना जी की चैनल जो है विजय सरदाना इनसाइट्स उसको भी अवश्य फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर भी अवश्य जाएं और वहाँ जो उपलब्ध वस्तुएं हैं उनका लाभ उठाएं। तो स्वागत है आपका विजय जी आज के इस कार्यक्रम में। संजय जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि भाई ये जो डॉलर का जो मामला चल रहा है और बहुत कुछ वो यूक्रेन के युद्ध से भी संबंधित रहा है और अब यूक्रेन का पीस प्लान आ गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई थक हार के येलेंस्की ने भी उसके लिए लगभग हाँ ही कर दी है और उसमें जो आप जानते हैं जिस तरह का यूएस का तरीका है उसने अपने फायदे के जितने भी सौदे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब उसमें सिक्योर कर लिए। तो फिर $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज अब कितनी दूर है? संजय जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और गंभीर मुद्दा है। अगर हम इसको देखें, कल मेरे चैनल पे मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो रात को डाला था, क्योंकि जिस तरह से रुपए में स्लाइड आया है पिछले 2 दिन में, वो चिंताजनक था। और उसमें कयास ये लगाए जा रहे थे कि भारत का क्योंकि एग्रीमेंट अभी यूएस के साथ नहीं हो रहा है या डिले हो रहा है, तो उसके कारण मार्केट में एक पैनिक रिएक्शन था, जिसके कारण बहुत तेजी से गिरा। वो एक ट्रिगर पॉइंट था। मैंने उसको थोड़ा सा अलग ढंग से एनालाइज करने की कोशिश करी और इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रम्प और इररिस्पेक्टिव ऑफ कि जो बाजार में हो रहा है आज की स्थितियों में, उसको भी अगर हम थोड़ा सा हटा दें तो एक प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या स्थितियां हो सकती हैं, उसको मैंने डिटेल्ड में विद फैक्ट्स एंड डेटा मेरे चैनल पे डिटेल्ड वीडियो बना के, करीब 26 मिनट के आसपास का वीडियो है, वो मैंने डाला है। और मेरा उसमें यही था कि भाई 100 होने में कितना टाइम लगेगा। सर, अगर आप पिछले 25 साल का आंकड़ा देखें डॉलर और रुपये के मूवमेंट का, तो ऑन एन एवरेज जो रुपये डेप्रिशिएट हुआ है डॉलर के मुकाबले, वो हुआ है 3.5%। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मैंने लंबा फेज क्यों लिया। और मैंने मेरे वीडियो में भी कहा कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मनमोहन सिंह अच्छे थे क्या, वाइस वर्सा। इकोनॉमिक मुद्दे में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप पॉलिटिकल कंसिडरेशन बाहर रख के ऑब्जेक्टिव वे में बात करें। और उसका एक ही तरीका होता है, जब हम टाइम सीरीज डेटा या प्रॉपर सैंपलिंग करते हैं, उससे ये चीजें नलीफाई हो जाती हैं। अब सवाल इस बात का है कि 25 साल का अगर हम एनालिसिस करें तो ऑन एन एवरेज जो रुपया गिरा है वो 3.5% सालाना की दर से गिरा। अगर उसको थोड़ा हम और टाइम फ्रेम कम करें, 10 साल का देखें, तो 10 साल में रुपया करीब 33% के करीब डिवैल्यू हुआ है पिछले 10 साल में। अगर मैं मोदी साहब की सरकार जब से आई है अब तब से लेकर अभी तक 33%। पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं, जो मेरा एनालिसिस है, तो रुपया करीब 20% गिरा है। और मैं अगर पिछले 1 साल की बात करूं तो करीब 5.5% गिरा है। तो अब मेरा ये कहना है कि हम, चलिए पिछले 1 साल को हम भूल जाते हैं, पिछले 5 साल को भी भूल जाते हैं, कोविड वगैरह का बेनिफिट ऑफ डाउट ले लेते हैं, फिर भी ऑन एन एवरेज 3.5% तो कहीं नहीं गया सर। 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो 3.5% के हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं तो अब हम पहुंच गए ऑलमोस्ट 90 के पास।
और 90 का मतलब ये है कि हम हर साल 3 रुपए का डाउनफॉल रुपए में देखेंगे। मतलब अगर आज 90 है तो अगले साल के अंत तक ये शायद 93 हो जाए। ट्रेंड के हिसाब से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी है, वो एक अलग बात है। वो जो पॉलिसी डिसीजंस होगा, ट्रेड डेवलपमेंट्स होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 93, उसके अगले साल आप जाएंगे तो फिर आप 3-3.5 रुपए उसमें जोड़ दीजिए, तो फिर आपका हो गया 96-97 के बीच में। और तीसरे साल मतलब कि आज हम बात कर रहे हैं 25 की, 26, 27 और 28। मेरा ये कहना है कि मोदी साहब का जब टेन्योर खत्म होगा, ये पूरा होगा, मतलब 24 का 24 से ये सॉरी 29 तक, तो रुपया 100 के आसपास पहुंच जाएगा, पार भी कर चुका होगा। अगर पुराना 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो। अब इसीलिए मैंने टाइटल रखा था कि क्या मोदी जी डॉलर्स के मुकाबले रुपए का शतक लगवाएंगे, या कुछ बड़े पॉलिटिकल और पॉलिसी रिफॉर्म्स किए जाएंगे जिससे मेक इन इंडिया स्ट्रांग हो, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो। तब तो हम इस ट्रेंड को रिवर्स कर पाएंगे। अगर यही पॉलिसीज चलती रही और ऐसे ही मोदी साहब सरकार चलाते रहे, तो मेरे को ये बात का कहने में कोई संकोच नहीं है कि 2029 से पहले हम 100 पार कर जाए। थोड़ा सा इस पे एक ये भी कहूँगा मैं कि इस पे हमें ये भी देखना चाहिए कि जब रुपया गिरता है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है सरकार, लेकिन जैसे ही रुपया रिकवर होना शुरू होता है तो वो डॉलर खरीदना शुरू कर देती है और अपना नहीं, वो रिजर्व बढ़ाना शुरू कर देती है। 2014 में 304 बिलियन डॉलर रिजर्व था, आज वो 700 बिलियन डॉलर रिजर्व है। और उस 700 बिलियन डॉलर रिजर्व में बहुत सारा पैसा या बहुत सारा वो है जो डॉलर खरीदा गया है रुपए के एप्रिसिएशन को रोकने के लिए। मेरा अनुमान ये है कि अगर विदाउट एनी इंटरवेंशन रुपए को बढ़ने या गिरने दिया गया होता तो आज रुपए की वैल्यू जो 2014 में 68 थी, तो साहब वो 50 के आसपास होती, बजाय आज जो 90 के आसपास है। आप क्या सोचते हैं? सर, मैं थोड़ा सा इसलिए डिफर कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ पे आयात है, इंपोर्ट रिक्वायरमेंट है, वो करीब हमारी रिक्वायरमेंट 600 से 700 बिलियन डॉलर की है सालाना। हमारे पास जो एक्सपोर्ट है वो है करीब 600 बिलियन डॉलर के आसपास। उसमें आप 100 बिलियन डॉलर के आसपास का रेमिटेंस जोड़ दीजिए, तो आपका जो आज डॉलर फ्लक्चुएशन है या रूपी डॉलर का जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, हम वर्चुअली ब्रेक इवन कर रहे हैं। हमें 700 बिलियन डॉलर चाहिए, हम 700 बिलियन डॉलर का जुगाड़ कर लेते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा रुपए और डॉलर के बीच में बहुत ज्यादा बेतहाशा फर्क नहीं आता है। लेकिन मुझे ये लगता है सर कि अगर जिस तरह से अब ट्रंप साहब ने एग्रेसिव स्टैंड लिया है, भारत का अगर एक्सपोर्ट गिरता है और जिस तरह से एनआरआईज का वापस वहां से उन्होंने कहा हम वीसा नहीं देंगे वगैरह वगैरह, अगर रेमिटेंस कम होता है तो आपको डिवैल्यूएशन बहुत तेजी से दिखेगा, क्योंकि फिर आपको बाजार में डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी, हर आदमी को डॉलर चाहिए होगा, सप्लाई नहीं होगी। अब आरबीआई ने जो खरीदा है वो सही किया है, आपको बफर रखना चाहिए। इस समय जो आरबीआई का अगर बफर देखें तो वो हमारी करीब 1 साल के आसपास की इंपोर्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अब सरकार के लिए इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम स्मॉल स्केल न्यूक्लियर पावर प्लांट जल्दी से जल्दी लगाएं, बाकी सुविधाएं करें, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो आउटफ्लो है वो है क्रूड को लेकर। जब तक हम एनर्जी लगभग 150 बिलियन डॉलर है। मैं वही कह रहा हूं ना सर, तो अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और जिस तरह से अभी डिस्टरबेंस लग रहा है
वेनेजुएला पे अगर अटैक होता है अमेरिका का, और अंदाज ये है कि 100 के ऊपर जाएगा क्रूड, क्योंकि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन रिजर्व है। तो तो कहने का रिजर्व तो मतलब, है, लेकिन उस वो सप्लाई नहीं कर पाता ना, नहीं, उसके सप्लाई ऊपर अभी इस सैंक्शंस तरह, लगी हुई हैं। हाँ, लेकिन चाइना ले रहा है, बाकी कंट्रीज ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये, हम भी ले रहे हैं, एज ए इंडिया भी हम खरीद रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सर अगर वहां सप्लाई डिस्टरबेंस होती है तो ये क्रूड के रेट ऊपर जाएंगे। जब क्रूड के रेट ऊपर जाएंगे तो आपका इंपोर्ट बिल और बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट को लेकर जिस तरह से चैलेंजेस हैं, कस्टम ड्यूटीज अमेरिका ने बढ़ा दी हैं, वो घटाने वाले तो है नहीं, बेस ड्यूटी बढ़ा दी, निश्चित रूप से उस पर असर आएगा, और हर देश पे असर आएगा, क्योंकि लोग अमेरिका में बेच के कमाते थे तो भारत से खरीद लेते थे, हर एक देश की इनकम कम होगी। तो ये चैलेंजेस तो रहेंगे, ये तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि हम इसको मैनेज कैसे करते हैं। उसका एक ही तरीका है कि हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हिंदुस्तान में जो भी हम ज्यादातर चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या तो वो कमोडिटीज है जिसमें मार्जिन कुछ नहीं है, और जो हम बाकी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आजकल बड़ी चर्चा हो रही है कि साहब हम मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ क्वांटिटी कर रहे हैं, लेकिन उस मोबाइल फोन को बनाने के लिए जितना आपको स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, अगर आप उसका डिफरेंस देखें तो आपके हाथ में कुछ नहीं आता है, सिर्फ आपके पास वही लेबर जॉब आती है। तो जब तक हमारे यहाँ पे हम इनोवेशन पे फोकस नहीं करेंगे, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं फोकस करेंगे, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी नहीं देंगे, हमें ना तो डॉलर में कंफर्ट मिलेगा, ना हमारी इंडस्ट्री टिक पाएंगी। लेट्स बी वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट। क्योंकि जिस तरह से चाइना के ऊपर सैंक्शंस या रिस्ट्रिक्शंस लगाया है अमेरिका ने, चाइना अपने प्रोडक्ट्स की रेट को गिरा के भारत में और डंप कर देगा। हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में जो माल जाता था, चाइना ने उसको यूरोप में डंप करना शुरू कर दिया है। यूरोप की इंडस्ट्री की हालत खराब हो गई है, क्योंकि सस्ता चाइनीज माल यूरोप आने लगा है। तो अब जो सरप्लस बचेगा, चाइना कहीं ना कहीं तो डंप करेगा, तो वो इंडिया में आएगा। आज अगर कोई 100 रुपए की चीज थी, चाइनीज कंपनीज बोलेंगे हमसे 50 में ले लो, तो जो थोड़े बहुत यहाँ बन रहे थे लोग, वो भी इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो आने वाले समय में भारत सरकार को बहुत सीरियसली, इसको हम लाइटली या एक प्राइम मिनिस्टर की स्पीच या उद्योग मंत्री की स्पीच को तक अगर हम रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। एक सीरियस एक्शन प्लान बना के उसको डे टू डे मॉनिटरिंग करनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पे ध्यान देना होगा, और उसी तरह से नए मार्केट खोलने होंगे एक्सपोर्ट्स के लिए। नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। हम ठीक है, हम कहते रहेंगे कि रुपया डिवैल्यू हो गया, 100 तो पहुंचेगा। मैं तो यही कह रहा हूं कि आप कुछ भी कर लीजिए, 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड यही बोलता है कि आपको 3-3.5% की डेप्रिसिएशन तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट। अगर कुछ और ट्रेड में डिस्टरबेंस हुआ तो ये रफ्तार बढ़ सकती है, जैसे इस साल 5.5% का डिवैल्यूएशन हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अब अपने आप को इकोनॉमिकली तैयार करना होगा। सर्विस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्यूचर आपको देगी नहीं। आईटी का जो फ्यूचर है वो डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फ्यूचर दिखता नहीं। बाकी जो सर्विस टेक्नोलॉजीज हैं, वहां पे जो सर्विसेज हैं उसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बहुत तेजी से होगा, तो आपके मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगी। ओनली होप इज मैन्युफैक्चरिंग। अगर भारत सरकार ने सीरियसली मैन्युफैक्चरिंग को पुश नहीं किया और सिर्फ कैजुअली छोड़ दिया मंत्रालयों पे, और पीएमओ ने अगर मॉनिटर नहीं की प्रोग्रेस, तो मोदी साहब के लिए अगले 3 साल बहुत मुश्किल वाले हो सकते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ये कहना यूक्रेन वाली सिचुएशन को अगर देखें, और मान लीजिए अगर ये पीस प्रपोजल क्लियर हो जाता है तो और रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हट जाते हैं, तब तो सिचुएशन इंप्रूव होगी भारत के लिए। सर, आज भी हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो तेल का रेट है, हम उससे सस्ता तेल खरीद रहे हैं। हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। नहीं, सैंक्शंस तो हटेंगे ना।
हमारे पे जो सैंक्शन लगे हैं वो अमेरिका ने जो 50% लगाया है वो अगर कट भी हो जाता है तो 25 पे आ जाएगा। पहले हम 5 पे थे और हमारे से जो कॉम्पिटिंग कंट्री हैं उन पे 15 है। अगर हम एशिया में छोड़ दें, इंडिया के अलावा आसपास देख लें, अफ्रीका में देख लें, ईस्ट एशिया में देख लें, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो सब के सब 15 पे हैं। और चाइना ने सब जगह अपना बेस बनाया हुआ है। आप चाइना से ही तो माल नहीं ले रहे सर, वियतनाम से तो ले रहे हो, थाईलैंड से तो ले रहे हो, मलेशिया तो ले, वहां सब चाइनीज कंपनीज बैठी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे उसमें कोई बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं दिखता। हाँ, एक चीज जो है कि जो एडिशनल टैरिफ लगा है जिसके कारण हमारा $100 बिलियन का जो नुकसान है उसमें हम थोड़ा सा रिलीफ हमको मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कोई बदलाव आएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि बेस रेट ट्रंप साहब तो हटाने वाले नहीं है, किसी के लिए नहीं हटाया। उन्होंने यूरोप के लिए नहीं हटाया, उन्होंने अपने देशों कनाडा के लिए नहीं हटाया, मैक्सिको के लिए नहीं हटाया। जो उनके खास दोस्त हैं नेटो के, G7 के, G20 के, उनके लिए उन्होंने बेस रेट नहीं हटाया, तो हमारे लिए कैसे हटा दें? तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा मुझे उसमें फर्क नहीं दिखता है। हाँ, जो अगर हम अच्छा प्रोडक्ट बना के क्वालिटी वाइज इनोवेटिव प्रोडक्ट अगर हम दे सके तो निश्चित रूप से बाजार एक्सेप्ट करेगा। फिर ट्रंप साहब भी चाहेंगे तो रोक नहीं सके। तो हमें हाँ, फोकस तो बाजार ये पे 100 करना बात है, की ना एक कि बात पॉलिटिशियन। कि अगर बाजार एक्सेप्ट करेगा तो ट्रंप साहब कुछ भी करे वो कर नहीं पाएंगे। जैसे कि जितना भी वो कोशिश कर रहे हैं H1B हटाने की, H1B को तंग करने की, उनकी ही टेक कंपनीज जो है वो उनके गिरेबान पे आ जाती है कि ये मत करो, और फिर उनको बैक ट्रैक करना पड़ता है। कई बार तो कर चुके वो। इसीलिए, क्योंकि सर स्किल सेट ओवरनाइट क्रिएट होते नहीं। बड़ा आसान है कहना कि हम H1B वीजा नहीं देंगे, मत दीजिए, लोग वापस चले जाएंगे, आप फैक्ट्रियां कैसे चलाओ? तो ये बात तो अब उनको धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन बीइंग ए पॉलिटिशियन वो ये थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने मूर्खता करी। तो ये तो एक्सेप्ट वो कोई पॉलिटिशियन नहीं करता, उनकी क्या बोले। आज तक किस पॉलिटिशियन ने कहा कि वी डिड ब्लंडर्स? तो वो दुनिया का कोई भी देश हो, पॉलिटिशियन कभी गलती नहीं करते, दे आर नेक्स्ट टू गॉड। गलती तो बाकी दुनिया करती है। तो ये स्थिति है। तो इसलिए वक्त के हिसाब से मुझे लगता है कि सर हमें इन हाउस अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि हमारा बाजार बहुत बड़ा है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है एनर्जी इंपोर्ट, उसका हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जो हमारे केमिकल्स इंपोर्ट हो रहे हैं उसके लिए हमें यहाँ पे PIL स्कीम या बाकी स्कीमें ला के अपग्रेड करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगले 3 साल मोदी साहब को भारत की अर्थव्यवस्था पे पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। राजनीति तो होती रहेगी, वो तो 12 महीने का खेल है, लेकिन उसके चक्कर में अगर इकोनॉमी में वो रफ्तार नहीं आई तो मुश्किल होगी। जी, वैसे तो कहते तो सभी हैं कि इंडिया इज स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। सर देखिए, मेजर इकोनॉमी GDP है क्योंकि अनसैचुरेटेड मार्केट है, लेकिन आप पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ देखिए ना सर। बाकी देश तो थके हुए हैं, बाकी सैचुरेटेड मार्केट है। आज अमेरिका के सिटीजन के पास मान लीजिए 50,000 की इनकम है, उसके घर में फ्रिज भी है, AC भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, उसको और क्या चाहिए? उसको तो दाल रोटी खानी है, इसलिए वहां ग्रोथ होगी नहीं। यही हाल जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका नहीं होगा। चाइना ऑलरेडी 12-15 हजार डॉलर पे बैठा है, उनके यहाँ भी ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट काफी हो गई, इसलिए वो थोड़ा बहुत रूरल इकोनॉमी में ध्यान दे रहे हैं, ताकि कंजम्पशन वहां बढ़े तो जो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा उसको वहां रूरल इकोनॉमी में कंज्यूम कर लें। सर देखिए, GDP इज ए वेरी मिसलीडिंग फैक्टर। आपके पास 150 करोड़ की आबादी है, सबको आपने 100 रुपए दे दिए तो आपको हो गया यार मेरे पास देखो 15,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमी खड़ा हो गया। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि बात 100 रुपए की है, 1,000 रुपए नहीं है। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी या नहीं, पैरामीटर बहुत ऐसा होना चाहिए विच इज कंपेरेबल। GDP इज नॉट ए कंपेरेबल पैरामीटर, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन और ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल आता है। पर कैपिटा इनकम इज द ओनली पैरामीटर जो इररेस्पेक्टिव आपको हर चीज सामने कर देगा कि अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम मान लीजिए आज $1,00,000 है, कहीं पे $50,000 है, कहीं पे $300 है, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन,
वहां पे पॉवर्टी लेवल, वहां पे एजुकेशन लेवल, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की डेवलपमेंट, आपको उस नंबर में सब कुछ कैप्चर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं जीडीपी पे ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं, मैं यूनिट डेटा पे जाने का प्रयास करूंगा कि भाई पर कैपिटा इनकम कितनी है। अगर हर आदमी की जेब में पैसा है तो आपकी इकोनॉमी को कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपने जीडीपी की तो बात कर दी, लेकिन सबके सब भिखारी बैठे हैं, 80 करोड़ लोगों को आप फ्री खाना खिला रहे हो, उस जीडीपी का कोई मतलब नहीं रहता, वो नोशनल नंबर है। ओके, अब थोड़ा चलते हैं यूक्रेन में आपकी क्या भविष्यवाणी है? सर, यूक्रेन का लड़ाई खत्म हो चुकी है मेरे हिसाब से, पेपर पे ना हो ना, क्योंकि यूक्रेन के पास यूक्रेन जो हथियार है है। वो केवल एक ऐसी, मेरे हिसाब से एक ऐसा स्थान रह गया है जिसमें लोगों को अपने स्पॉइल्स जो हैं, शेयर ऑफ स्पॉइल्स, वो तय करने हैं केवल। हाँ हाँ सर, यूक्रेन को तो मैंने, जब ये यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी उसके एक हफ्ते बाद नॉर्वे हाई कमीशन में एक मीटिंग थी जहां सारे यूरोपियन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। डिस्कशन था ऑन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, कोई कॉन्फ्रेंस था उससे संबंधित। तो मैं भी वहां था क्योंकि आई वाज आल्सो चेयरिंग वन ऑफ द सेशन इन द कॉन्फ्रेंस। तो वहां पे जब बात हो रही थी तब मैंने उनको मैंने कहा आप लोगों ने ना यूक्रेन को मरवा दिया। तो उस समय हर ये यूरोपियन मेंबर बोल रहा था नो नो नो, यू नो रशिया विल फेस प्रॉब्लम एंड दिस एंड दैट, देयर विल बी सैंक्शंस एंड इंडिया मस्ट सपोर्ट यूक्रेन। पूरी आइडियोलॉजी में जो इतनी वो बात कर रहे थे, मैंने कहा यार प्लीज अप्रिशिएट, इवन इफ यू थ्रो ए मिसाइल टू रशिया and if Russia counters it from all sides, where you will run away? You don't have even a place to hide. Please understand the very fundamental thing, the size and the depth, the population, industrial base. To opening front is easy, but to sustain is very, very difficult. तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि यूक्रेन का भविष्य क्या है। तो पहले दिन से लग रहा था कि यूक्रेन को, जिसे हमारे कहावत है ना सर कि चने के झाड़ पे चढ़ाना, तो यूक्रेन को तो चढ़ा दिया इन्होंने। और उसका कारण बहुत सिंपल है, अमेरिका और यूरोप में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। उनको चलानी है अपनी दुकान, वही सबसे ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं। अगर आज यूक्रेन की लड़ाई बंद हो जाती है तो सर अगले 3 महीने में कोई ना कोई नया फ्रंट खुल जाएगा। ये बगैर लड़ाई के ये लोग रह नहीं सकते, इनकी दुकानदारी उसी से चलती है। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरे चैनल पे ही है, दर्शक चाहे तो देख सकते हैं, यूक्रेन का युद्ध क्यों नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि अगर यहां रुका, ये फिर पहुंच जाएंगे या तो वेनेजुएला के पीछे या ईरान के पीछे या यमन के पीछे या ताइवान के पीछे, कहीं ना कहीं ये फिर तमाशा शुरू होगा। ये आराम से बैठने वाले लोग नहीं है, क्योंकि इनका माल खरीदेगा कौन। यूक्रेन की लड़ाई में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब यूरोप और अमेरिका को अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है। गल्फ वॉर में सारा पैसा अमेरिका ने वसूल किया था गल्फ कंट्री से, सऊदी अरेबिया से, कुवैत से, बहरीन से, कतर से। ये दुकानदार लोग हैं, ये आपके नाम पे लड़ेंगे और आपसे वसूली करेंगे और बेचेंगे अपना माल। तो ये हाल है अमेरिका का। वेनेजुएला में भी इनकी नजर है क्रूड पे, क्योंकि क्रूड के रेट बढ़ेंगे तो अमेरिका में जो नए ड्रिल बेबी ड्रिल के एजेंडा में जो नई कंपनियां खुदाई कर रही हैं, जब क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो उनका फायदा होगा। तो ये पूरा खेल प्रॉफिट का है। लड़ाई जो है ये, इसके पीछे कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिंगल एक कॉन्सेप्ट है, वॉर फॉर अमेरिका इज ए प्रॉफिट सेंटर। अगर वॉर रुकता है दुनिया में कहीं पे तो अमेरिका का नुकसान होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब समझौता भी होगा ना, अब लड़ाई तो रुके, क्योंकि रोकना इनकी मजबूरी क्यों है सर यूक्रेन की लड़ाई, क्योंकि इनको यह समझ में आ रहा है कि अगर लड़ाई नहीं रोकी तो यूक्रेन के जो फौजी बचे हुए हैं ना, वो भी भाग के या तो सरेंडर कर देंगे या कह देंगे हम नहीं लड़ते, हमारे पास ना हथियार है, ना सप्लाई चेन है, ना कुछ है। और कुल मिला के नेटो की और अमेरिका की बेइज्जती तय है। ये बात तो सारे एनालिस्ट सब कोई मान रहा है। अब सवाल इस बात का है कि अपनी इज्जत कैसे बचाएं। तो ये पीस प्लान लेके आए हैं, ये इज्जत बचाने का पीस प्लान है, इसका यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं। पहली बात,
जैसा मैंने कहा कि अमेरिका तो कुल मिला के दुकानदार है, ट्रेडर है। इस पीस प्लान में भी अमेरिका की नजर है कि जो रिकंस्ट्रक्शन होगा यूक्रेन का, उसमें अमेरिका हिस्सेदारी करेगा। जितना इन्वेस्टमेंट अब यूक्रेन के रीबिल्डिंग में होगा वो यूरोप को कहेंगे आप फंड करो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकन कंपनी का होगा। आप कॉन्ट्रैक्ट उसका देख लीजिए 28 पॉइंट पे, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें एक एक पॉइंट पे मैंने चर्चा करी है। उसका पर्पज यही दिया है कि इज्जत बचाने का पीस प्लान, जो प्लान है 28 का। तो ये जो इज्जत बचाने का प्लान है, इसमें बकायदा ट्रंप की तरफ से लिखा गया 50% ऑफ प्रॉफिट विल गो टू यूएस। रशिया एंड अमेरिका विल फॉर्म ए जॉइंट फंड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रशिया, बट इट विल बी मैनेज्ड बाय ट्रंप। तो ये तो हर चीज में दुकानदारी है इनकी। तो आप ये समझिए कि कोई स्ट्रेटेजिक जस्टिफिकेशन नहीं है। अब इनको पता है कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, सप्लाई चेन है नहीं, बर्फ पड़ेगी, सब कुछ जाम हो जाएगा, आराम से रशियन टैंक घुस जाएंगे यूक्रेन में, और जो बची खुची जमीन है वो अपना नदी तक आ जाएंगे, ये उस एरिया को रशिया कैप्चर कर लेगा। और जो एकमात्र इनका पोर्ट है, अगर उसको रशिया ने कैप्चर कर लिया तो यूक्रेन विल बिकम ए लैंडलॉक्ड कंट्री। इनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा और ये लायबिलिटी बन जाएगी यूरोप के लिए। और यहां से सब लोग माइग्रेट होके चले जाएंगे यूरोपियन कंट्रीज में और उनको खिलाना पड़ेगा इन लोगों को। तो फ्यूचर तो यूक्रेन का बहुत ब्लीक दिख रहा है अगर ये बहुत जल्दी फैसला नहीं होता है तो ये कुल मिला के कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, सिर्फ इज्जत बचाने का प्लान है। और ट्रंप साहब को इसमें धंधा दिख रहा है। वो सारे रॉ मटेरियल पे, मिनरल्स पे कब्जा करना चाहते हैं, और जो रिकंस्ट्रक्शन होगा उसमें अमेरिकन कंपनीज को और अपने दोस्तों को, बिल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिलाएंगे और आराम से बैठ जाएंगे। पैसा कहेंगे यूरोप और रशिया कि आपने तोड़ा है और आपने तोड़वाया है, अब आप दोनों पैसा भरो। यही खेल होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखें जो पीस प्लान इन्होंने दिया है, वो तो एक तरह से वर्चुअल सरेंडर है रशिया को। सारी टर्म्स तो रशिया की है सर। देख, सबसे इसमें ट्रेजेडी क्या है सर, इस पूरे पीस प्लान के अंदर यूरोप इज आउट। तो यूरोप को तो उन्होंने वैसे ही नलिफाई कर दिया कि तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, तो तुमसे हम क्या बात करें। अब रही बात जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, पहले इन्होंने कहा था कि जब तक पूरी जमीन वापस नहीं होगी हम लड़ाई नहीं रोकेंगे। सारी शर्तें मान ली। यहां तक की कंडीशन है कि साहब जो नदी है, नदी का पानी ट्रांसपोर्ट के लिए हमें इस्तेमाल करने दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उनको यह भी पता है कि जो रिवर पे कैप जो है वहां तक रशिया पहुंच चुका है और जिस दिन चाहेगा रशिया रास्ता बंद कर देगा। इसीलिए वो कंडीशन भी डाली गई। और एक भी जगह पे रशिया को यह नहीं कहा गया है कि साहब अगर आपने ये नहीं किया तो हम आपके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, कुछ नहीं। सारी चीजें मानी गई हैं। सिर्फ ये कहा गया है कि भाई यूक्रेन को जो जमीन बची हुई है, जो जहां है वो वहीं का वहीं रहे, ज्यादा हम करेंगे नहीं। और जिस पे पूरी तरह से आपने कब्जा कर लिया है, बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे कि वो आप ही का है और जो जैसा है वैसे रहे। नहीं, बल्कि ये जो कब्जा किया है उससे भी ज्यादा कह रहे हैं। कह रहे हैं कि डोनियस का वो कोई 10% एरिया जो अभी यूक्रेन के पास है वो भी वो सीड करेंगे। वो तो रशिया ने कंडीशन रखी है कि जितने भी रशियन स्पीकिंग टेरिटरीज हैं वो हम इनके हवाले नहीं करें। उसके अलावा ये भी इन्होंने कह दिया कि साहब जो आपने कानून बनाए थे एंटी रशियन कल्चर के लिए, कि रशियन लैंग्वेज नहीं होगी, रशियन लोगों को हम ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे, उस पर साफ साफ कंडीशन लगा दी है रशिया ने। और इसको पीस एग्रीमेंट में रखा गया है कि दोबारा कानून पास होंगे और जो ये एंटी रशियन फिलॉसफी इस जेलेंस्की ने इंट्रोड्यूस करी थी वो सब वापस ली जाएंगे। तो दिस इज प्योरली ए डिस्कशन बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। इसमें ना यूरोप का कोई रोल है, ना अपना यूक्रेन का कोई रोल है। इनको ये कह दिया जाएगा तुम इसमें कॉमा फुल स्टॉप जो थोड़ा आगे पीछे करना है वो तुम कर लो, बाकी इससे ज्यादा तुम्हारे पास कुछ देने को है नहीं। और ना उनके पास आज हथियार बचे हैं, ना लोग बचे हैं, ना सप्लाई चेन बची है। तो हालत बहुत खराब है। एक और भारत में जिसकी बातचीत हो रही है वो लेबर रिफॉर्म की बात हो रही है।
ये जो लेबर रिफॉर्म, खैर ठीक है, बहुत सारे एक्ट्स और कानून थे, उनको सबको कंसोलिडेट करके और 4 कोड में उसको बना दिया गया। लेकिन मैंने जो कुछ भी पढ़ा, मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं पड़ा। आप कैसे सोचते हैं? सर देखिए, रिफॉर्म करना कोई बहुत आसान नहीं है इस सेक्टर में, लेकिन जो चीजें की गई हैं उसमें बेसिकली अगर आप देखें 2-3 चीजें। एक तो ये है कि जो मल्टीपल एजेंसीज के अंदर जाके एप्लीकेशन डाल के लाइसेंसिंग लेना पड़ता था, तो 29 सेंट्रल कानून थे, 100 से ज्यादा स्टेट्स के कानून थे। अब इन सबको मर्ज करके इन्होंने, जैसे जीएसटी किया ना सर, 14-15 टैक्सेस को मिला के एक जीएसटी कर दिया, उसी फिलॉसफी पे इन्होंने लेबर रिफॉर्म की। अब 4 लेबर रिफॉर्म्स हो गए। एक रिलेटेड हो गया आपका वेजेस को लेकर, और उसमें भी यही है कि जो वेज की डेफिनेशन थी वो हर कानून में अलग थी, तो उसको कॉमन कर दिया गया। और उससे ये होगा कि जब लिटिगेशन है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि अब डेफिनेशन कॉमन है। स्टेट की अलग थी, सेंटर की अलग थी, मैं अलग ढंग से कैलकुलेट कर रहा था, आप अलग ढंग से कर रहे थे। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू आएगा कि जो अभी लेबर के साथ प्रॉब्लम होती थी, खासकर कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स के साथ, वो थी कागज कुछ और साइन कराते थे, देते कुछ और थे। अब वो डिजिटाइजेशन हो जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेबर को पूरा पैसा मिलेगा, ऑडिटेबल होगा, डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे। एक और जो मुद्दा हमेशा से लेबर यूनियन को लेकर रहा था, वो था इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर। यहां पे एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है सरकार ने। पहले क्या था कि अगर 100 लोगों तक अगर आपको ले ऑफ करना था तो आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। इसका मतलब ये था कि अगर आप छोटी बड़ी कोई भी कंपनी है, अगर आप 100 लोगों का भी ले ऑफ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, बिकॉज ऑफ व्हाट एवर रीजन, आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, जो अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। कंपनियां इसीलिए इन्वेस्ट नहीं कर पाती थी, और जो सिक यूनिट है वो सिक पड़ी रहती थी क्योंकि परमिशन नहीं मिलती। सरकार ने उसको 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया। ये तो खास, बैकडोर से पहले ही बहुत सारी स्टेट्स ने कर दिया था। हाँ, लेकिन अब इसको क्योंकि कोड में आ गया है, तो इससे ये होगा कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको रिलीफ हो गई, रीस्ट्रक्चरिंग करने में, अपग्रेड करने में, लोकेशन शिफ्ट करने में उनको ये अब थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। एक जो लेबर यूनियन के लिए हमेशा लेबर यूनियन की तरफ से थ्रेट रहता था कि कल से हम हड़ताल पे जा रहे हैं, और पैनिक हो जाता था मैनेजमेंट में कि यार ये अचानक तुम लोग क्या कर रहे हो। अब उस समय, अब इस नए कानून के हिसाब से आपको 14 दिन का नोटिस देना होगा कि हम किस तारीख को जाएंगे। मान लीजिए आपको अब 1 तारीख से हड़ताल करनी है तो आप नहीं कर सकते, अब आपको अगली 10 तारीख का नोटिस देना होगा, ताकि अगले 2 हफ्ते के अंदर जहां तक हो सके लेबर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में बातचीत हो कि इस मुद्दे को निपटाया जा सके। तो ये एक हिसाब से ग्रेस पीरियड है फॉर नेगोशिएशंस एंड सेटलमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट हुआ है सर, 2 चीजों को जो समझना होगा। एक तो ये है जो हमारे यहाँ पे लेबर की सेफ्टी और हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जाता, उसको लेकर कानून में कहा गया है कि हर साल एनुअल फ्री चेकअप होगा और सेफ्टी ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे हर यूनिट को। तो इससे यह है कि लेबर वेलफेयर पे और उनकी सेफ्टी को लेकर सरकार ने थोड़ा सा सचेत होने का काम किया है, जो एक अच्छी बात है। और जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके प्रोटेक्शन की भी बात हुई है। और जैसा आज की तारीख में एक नया ट्रेंड है, जो पुराने कानून उस पर साइलेंट थे, वो है गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स। जैसे जोमेटो नहीं था, स्विगी नहीं था, ओला उबर नहीं थे, अब ये लोग काम कर रहे हैं इन कंपनियों के लिए, कंपनियां इनके माध्यम से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही, वैल्यूएशन अरबों में है, लेकिन इन वर्कर्स के लिए कोई वेलफेयर स्कीम नहीं है, कोई हेल्थ स्कीम नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं। तो गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान पहली बार भारत में किया गया, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि इस तरह का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर इन लोगों को किसी तरह का सोशल सिक्योरिटी मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, वेलफेयर के पूरे प्रावधान मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो यूथ इस समय एक नए ट्रेंड पे जा रहा है, ये अच्छा रहेगा। तो जो एग्रीगेटर्स हैं उनको ये कहा गया है कि जो आपका टर्नओवर है उसका आप 1 से 2% एनुअल कंट्रीब्यूशन गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड में करेंगे।
मान लीजिए आज अगर जोमेटो बोलता है कि मेरा 5,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, तो आपको 1 से 2% मतलब 50 से 100 करोड़ रुपए हर साल आपको गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड में डालना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। तो इससे जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे थे, हालांकि ये कंपनियां ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन इनका पूरा का पूरा वर्कफोर्स वाज ऑपरेटिंग लाइक ए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो एक बड़ा अजीब सी स्थिति थी कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के साथ काम करके आप ऑर्गेनाइज कंपनी बनते हो और मासिव वैल्यूएशन पे लिस्ट होते हो, लेकिन जिस वर्कर के भरोसे आप चल रहे हो उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मुझे लगता है इसका फायदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो गिग वर्कर्स हैं या जो फ्रीलांसर्स हैं, इन सबके लिए जरूरी होगा। और साथ ही साथ एक नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड बनाने का प्रावधान है फॉर गिग वर्कर्स। फिर जब नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड बनेगा, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, तो उसमें कुछ गाइडलाइंस आएंगे कि किन सुविधाओं को देना पड़ेगा, इनकी वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी। आज रात को 12 बजे भी लोग काम कर रहे हैं, दिन में भी काम कर रहे हैं, अब उनको वही मिल रहा है 15 रुपए ट्रिप का। अब अगर आप नाइट सर्विस ले रहे हो तो क्या आप ज्यादा दोगे, ये रूल बनेंगे। फिर महिलाओं के लिए प्रावधान होना है, उनको परमिशन दे दी गई है कि आप लेडीज को नाइट शिफ्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक सेफ्टी और सिक्योरिटी और वेलफेयर का ध्यान रखना होगा, ये जिम्मेवारी कंपनी की है। तो ये कुछ प्रावधान है। मुझे लगता है कि जब बदलाव होगा तो निश्चित रूप से नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, नए इश्यूज आएंगे, और थोड़ा सा लेबर यूनियन की तरफ से भी हंगामा होगा। वो भी कहेंगे जी हमारा डाइल्यूशन हो गया है, 100 की जगह आपने 300 कर दिया है, हमें आप एडवांस नोटिस देना है, वगैरह वगैरह। वो पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी। तो मुझे लगता है सर ओवरऑल एक सही दिशा में प्रयास है। और सबसे बड़ा जो टेंशन करप्शन का होता था, मल्टीपल लाइसेंसेस, वो अगर खत्म हो जाते हैं तो इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा। नहीं तो इंस्पेक्टर मैनेज करते करते जिंदगी निकल जाती थी लोगों की। लेकिन जो छोटी यूनिट्स हैं, जैसे जिनके 15-20 वर्कर्स वाली या 15-20 एम्प्लॉयज़ वाली, खासतौर से स्टार्टअप्स टाइप की जो हैं वो, उनके लिए भी ईएसआई और ईपीएफ में उनको इंक्लूड कर लिया गया है। उनके लिए तो समस्या होगी। हाँ सर, छोटा तो ऐसा है ना, बात वही आती है, इट्स ट्रेड ऑफ बिटवीन वेलफेयर एंड ग्रोथ। तो अब ये है कि जब हर कंपनी को लॉ के हिसाब से पीएफ देना ही पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से जब सबका, अगर मान लीजिए कि टेक एग्जांपल कि 500 रुपए का फर्क आता है पर एम्प्लॉय पर कंपनी, अब ये अक्रॉस द बोर्ड हर कंपनी के लिए होगा, तो वो बेस लाइन बन जाएगा। जो वर्कर पहले मान लीजिए 15,000 का मिलता था, आज 16,000 में पड़ेगा, वो सबके लिए पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम वेज कॉमन हो गया, मल्टीपल डेफिनेशंस खत्म हो गई, सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हो गए। तो आप छोटे हो या बड़े, तो ये अब कोई नहीं कह पाएगा कि साहब उसने पीएफ चोरी कर ली तो इसलिए उसका सस्ता बैठ रहा है, इसलिए वो डिस्काउंट भी दे पा रहा है। मैं ना टैक्स चोरी कर पा रहा हूं, ना मैं लेबर को बाईपास कर पा रहा हूं, लेबर लॉज को, इसलिए मैं महंगा हूं क्योंकि मैं रूल फॉलो कर रहा हूं। इस तरह की जो बातें होती हैं, उसमें काफी हद तक मुझे लगता है एक समानता आएगी। तो टैक्स चोरी करके या कानूनों का वायलेशन करके अगर कोई कॉम्पिटिटिव होता है, तो वैसे भी वो गलत तरीका है। तो अगर इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, एनफोर्सेबल कर दिया गया है, तो सुविधा, मुझे लगता है थोड़े समय में बाजार उसको एक्सेप्ट कर लेगा। शुरू में जरूर लगता है, क्योंकि आदत नहीं है ना हमें वेलफेयर पे लगाने का पैसा। वर्कर की वेलफेयर की कौन चिंता अच्छा, करता ये जो कंपनीज जो हैं, जिनको कंसल्टेंट्स लगाती हैं, वर्कर नहीं रखती हैं, उसका क्या प्रावधान रहेगा? है? वो गिग वर्कर्स में आ जाएंगे सर। जो गिग वर्कर्स हैं, जैसे कंपनियों ने भी तो बाईपास के रास्ते निकाले ना। आज की तारीख में ज्यादातर कंपनियां वर्कर्स क्यों नहीं रखती हैं? इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी हर डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। आपको, आप कहीं भी चले जाइए, आपने तो देखा भी होगा सर, आप तो अपना सर्विस में हम्म। बड़ी अरे कंपनी है। सरकार में रखती है डॉक्टर, आप बात सरकार ही में छोड़िए। आज सरकार ही खुद कर रही है सारे काम। तो अब जैसे एक पैकेजिंग सेक्शन है, वो कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है, लोडिंग अनलोडिंग है वो कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है, मेंटेनेंस है वो कॉन्ट्रैक्टर के पास है। आपके पास क्रिटिकल 3 4 5 लोग होते हैं, चाहे वो फैक्ट्री मैनेजर है या रिलेटेड सुपरवाइजर है, जो सेंसिटिव एरियाज हैं जहां पे आपको स्किल चाहिए, वहां जरूर लोग रखते हैं। जहां मैनुअल वर्क होता है वहां तो कोई रखता ही नहीं, सब कुछ तो आउटसोर्सिंग का जमाना है। और सरकार भी तो यही कर रही है। आपने सही कहा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में चले जाइए, आज जितना पैसा सरकार
बिग फोर को दे रही है अपना काम कराने के लिए, अगर वो उतना एम्प्लॉयमेंट को दिया हो तो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता सरकार का कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख करोड़ तक का बजट होगा जो कंसल्टेंट्स को सरकार देती है। इस पे एक श्वेत पत्र लाना चाहिए भारत सरकार को, या ऑपोजिशन को पूछना चाहिए कि भाई कितना पैसा आप लोग ये कंसल्टिंग कंपनियों को मंत्रालय वाइज दे रहे हो, इसकी जानकारी दीजिए। क्योंकि वहां पे छोटे से छोटे काम के लिए आपने वहां पे, आप चले जाइए आज मंत्रालयों में विजिटर्स रूम में वही कंसल्टेंट ही बैठे होते हैं। कोई रिपोर्ट बना रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई ग्राफ बना रहा है, कोई सेक्रेटरी साहब के लिए प्रेजेंटेशन बना रहा है, यही चल रहा है। तो आपको पता है अंदर की बातें सर। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार भी तो यही कर रही है। तो सिर्फ हाँ, तो ये फिर क्या आपसे कंसल्टेंसी लेंगे ना कि बाईपास करने के क्या तरीके हैं। अच्छा, मैं तो कहूंगा सर कि रूल क्लियर होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए और डिजिटाइज होने चाहिए। आप ज्यादा उसमें इफ्स एंड बट्स और कंडीशंस लगाओगे ना, बाईपास के रास्ते निकलते हैं। हाँ, अगर रूल्स स्पष्ट होंगे, क्लियर होंगे और लोगों को कुछ करना नहीं है, उनके पास कोई विजिटर्स नहीं आएंगे, इंस्पेक्टर्स नहीं आएंगे, तो लोगों को दिक्कत नहीं है कोई इसको फॉलो करने में। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम चाहते नहीं ना, हम तो चाहते हैं कि अल्टीमेटली इंस्पेक्टर या अधिकारी उस पर साइन करे। यू विल सबमिट एवरीथिंग डिजिटली बट इट विल बी क्रॉस वेरीफाइड बाय द पर्सनल या फिजिकल विजिट। जहां आपने ये लिख दिया, समझो वो पैसे का धंधा चालू। वो विजिट का काम ही कलेक्शन है। सारे कागज तो आपके पास हैं। आप मेरे को बोलिए, मैं पूरी कंपनी का सीसीटीवी लगा के आपको दिखा देता हूं। लेकिन नहीं, फिजिकल विजिट करेंगे। फिजिकल विजिट का एक ही पर्पस होता है कि भाई बताइए क्या कर सकते हैं आपके साथ बैठ के, और कोई पर्पस ही नहीं है। मेरे को एक बताइए सर, एक बॉयलर इंस्पेक्टर फैक्ट्री में जाता है, बॉयलर में वो क्या चेक करता है? बॉयलर में हाथ डाल के देखेगा या उसके लिए बॉयलर रोका जाएगा? कुछ नहीं। सारे पैरामीटर आपको स्क्रीन पे दिखते हैं, वो मैं आपको वीडियो से भी दिखा सकता हूं। बॉयलर इंस्पेक्टर करता क्या है वहां के? मैंने तो आज तक उसका रोल नहीं देखा। सिर्फ एक ही तरीका आता है, उसके पास पावर है टू स्टॉप द बॉयलर फंक्शनिंग। उस पावर को वो मिसयूज ना करे, इसीलिए उसको रिश्वत दी जाती है, और कोई काम नहीं है बॉयलर इंस्पेक्टर का। मैंने अपनी लाइफ में किसी बॉयलर इंस्पेक्टर को बॉयलर का इंस्पेक्शन करते नहीं देखा है। वो 1 घंटे के अंदर आता है, साइन करके चला जाता है। नहीं, हमने तो शिप पे कराए हैं खूब सारे बॉयलर के इंस्पेक्शन। वो सर तो वो काफी वो रिगरस होते ऑडिटिंग थे। अलग है ना सर, वो ऑडिटिंग अलग है। वो आपका जो पूरा शिपिंग का सिस्टम है उसके अंदर, जैसे आप एयरक्राफ्ट के अंदर आप इंजन को, आप रिस्क नहीं ले सकते ना। और शिप्स में तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं मिडवे में जाके अगर बॉयलर काम नहीं किया तो कहाँ खींच के जाओगे सर? तो वो तो एक अलग, वो सेफ्टी फैक्टर अलग है। और वहां तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हैं, ऑडिटर्स हैं, वो तो पूरा एक एलोबरेट सिस्टम है। मैरीटाइम का तो सिस्टम ही अलग है। मैं फैक्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। एक बार थोड़ी ट्रम्प की बात और कर लेते हैं। जी। अभी जो इनकी जो मार्केट है वो बड़ी अप एंड डाउन हो रही है, कभी अचानक डूब जाती है, फिर चढ़ जाती है, फिर कुछ होती है। क्रिप्टो में बड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है। तो हमारे ट्रम्प बाबू जो है वो अल्टीमेटली अगले 2-2.5 साल में क्या, 2.5 साल बल्कि 3.5 साल बचे हैं अभी उनके, 3 साल मान लीजिए, वो क्या, व्हाट इज हिज ड्रीम फॉर अमेरिका, या फिर सारा का सारा खुद के लिए ही है? सर अमेरिका में तो सब जगह यही चर्चा है कि ही इज यूजिंग प्रेसिडेंसी फॉर हिज पर्सनल गेन। देयर इज अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जहां तक बात है अमेरिका की इकोनॉमी की हालत खराब है। लेटेस्ट डेटा आज ही मैं पढ़ रहा था, जो $37 ट्रिलियन था वो बढ़ के $38 ट्रिलियन हो गया। और $38 ट्रिलियन का मतलब यह है कि आपको हर महीने ऑन एन एवरेज $1 ट्रिलियन रोल ओवर करना है। पुराना जो कर्जा लिया हुआ है उसको रिन्यू करना है। और अमेरिका को कर्जा देने वाला कोई मिल नहीं रहा है। 5.5% से नीचे कोई बात नहीं कर रहा है। और अमेरिका की ट्रेजरी का यह कहना है कि 5.5% इज नॉट अफोर्डेबल। और अभी जब तक ट्रंप साहब, अभी भी अमेरिका का जो बिल है
लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो $1 ट्रिलियन पार कर चुकी है, which is highest account for even higher than their defense expenditure. तो $1 ट्रिलियन तो हर महीने अमेरिका को अपने जो बॉन्ड्स लिए हुए हैं उन पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पे आपको पैसा देना पड़ रहा है। अब सवाल इस बात का है कि अब नया जब भी आप उसको रोल ओवर करोगे तो ब्याज और बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आप नोट छापोगे तो और हालत खराब होगी। तो अमेरिका इज इन ए वेरी क्लासिक मेस। अब उसको दबाने के लिए ट्रंप साहब ने क्रिप्टो का खेल खेला। ये कहा जा रहा है कि भाई क्रिप्टो में करेंसी को ट्रांसफर करके, क्योंकि वो अनअकाउंटेबल है, तो अल्टीमेटली वो एसेट्स को दिखा देंगे कि भाई हमारे पास देखो, एज ए गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका हमारे पास जो एसेट है वो इस समय करीब $20 ट्रिलियन का क्रिप्टो में पड़ा है। चाहे उसका कोई मतलब नहीं है, वो फर्जी करेंसी है, उसके पीछे ना कोई लॉ है, ना उसके पीछे कोई अंडरलाइनिंग एसेट है, वो सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो फर्जी है। अब कुल मिला के ये सिर्फ इमोशनल खेल है। इसीलिए रशिया ने, चाइना ने, इंडिया ने, हर देश ने डॉलर से अपना पैसा निकालना शुरू करके गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस दिन ये कन्वर्जन का खेल होगा क्रिप्टो वर्सेस डॉलर, उस दिन ब्लास्ट होगा एक हिसाब से। तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं, डॉलर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, आप उसको डिवैल्यू कर दोगे। अब हुआ क्या, जब ये चाइना और रशिया ने, इंडिया ने, सब ने डॉलर अपना पंप आउट करना, मतलब खींचना शुरू कर दिया वापस इन द फॉर्म ऑफ ए गोल्ड, वापस डॉलर को डी डॉलराइजेशन का मूवमेंट जब बढ़ रहा है, क्रिप्टो की हालत खराब है। आज की खबर है कि ट्रंप साहब को ही इन्होंने क्या किया, इनका $3 ट्रिलियन का नेट एसेट था। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि ट्रंप ने जो ये खेल खेला है अभी कि क्रिप्टो के नाम पे और बाकी जो किए हैं, ट्रंप की अपनी जो इनकम है, जो अपने गोल्फ कोर्स से और होटल से जो भी हैं, वो करीब $30-35 मिलियन के आसपास है। मिलियन और लेकिन बिलियन? मिलियन ओनली। हाँ, लेकिन जो इन्होंने क्रिप्टो का खेल खेला जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को फंसाया, मैंने अभी एक वो किया था कि इन्होंने जो पाकिस्तान अपना से तो कह रहे हैं $6 बिलियन ऑलरेडी इसने बना लिए हैं। सर सबसे ज्यादा इन्होंने बनाया दुबई में, जिसमें जिस बंदे को अभी इन्होंने माफी दी है ना, उससे $2 बिलियन अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाए। अच्छा, हुआ ये है कि जिस जिस इंडिया में लोगों ऐसा से, हो तो बंदा प्राइम मिनिस्टर भी हो तो जेल जाएगा। तो वहां यही तो सवाल उठ गया। अमेरिका की कांग्रेस में और बाकी मीडिया में यही तो चर्चा है। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप से ये पूछा गया कि जिस आदमी ने आपको $2 बिलियन दिए, आपने उसको अगले हफ्ते माफी दे दी, उसको 4 महीने जेल में रखा वहां की एजेंसियों ने, आपने उसको माफी कैसे दे दी? कहता वो कौन है मैं जानता ही नहीं। जिसने आपको $2 बिलियन दिए आप उसको जानते ही नहीं। ये हो रहा है खेल। एक ड्रग माफिया जिसके ऊपर चार्जेस थे अमेरिकन सरकार के और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के कि ये ड्रग डीलिंग में काम कर रहा है, उसने कुछ $1 मिलियन दिए हैं ट्रंप साहब को, उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, तो उसको भी माफी दे दी। तो जिस क्रिमिनल को इस समय अमेरिका में माफी चाहिए, वो ट्रंप साहब की क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर ले और उसको माफी मिल जाती है। अब ये रूट बना दिया लोगों ने। मजे की बात क्या है कि जो सत्ता में आने से पहले ट्रंप साहब ने जो अपना कॉइन लॉन्च किया था, क्रिप्टो कॉइन ट्रंप के नाम से, वो अपने आप में 90% वैल्यू लॉस कर चुका है, जिस दिन लॉन्च हुआ था और आज। तो जिन लोगों ने पैसा लगाया था, ट्रंप साहब को तो पैसा मिल गया, बदले में उन्होंने जो कॉइन खरीदे उसकी कीमत 90%, मतलब 10% रह गई। उसके हफ्ते 10 दिन बाद उन्होंने अपनी वाइफ के मिलेनिया के नाम पे कॉइन लॉन्च किया था, उसकी वैल्यू 99% इरोड हो गई। तो ये पूरा पैसा इकट्ठा करने का खेल है ट्रंप साहब का, क्योंकि चुनाव भी है और आगे बच्चों का भी देखना है, बाकी काम भी करने हैं। कुल मिला के अब 3 साल बचे हैं, अब जितना कमाना है कमा लो। अब दोबारा जब आप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो कौन पूछेगा आपको। लेकिन ये बात बहुत सही है कि ट्रंप साहब के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस तो होंगे मिसयूज ऑफ पावर को लेकर। तो ये एक
इशू हमारे सामने आने वाले दिनों में आप देखोगे, इसको तो लेकर काफी बवाल है। ये उनके प्रेसिडेंट रहते होंगे या बाद में होंगे? सर, प्रेसिडेंट तो वीटो कर देगा इन्वेस्टिगेशन को लेकर। अब तो ये है कि मिड टर्म में अगर कांग्रेस में अगर डेमोक्रेटिक की मेजॉरिटी आ जाती है, तब ये फंसेंगे। अभी जो कांग्रेस में रिपब्लिकन का जोर है, सेनेट में डेमोक्रेट्स का है। अब मिड टर्म नहीं, इलेक्शन सेनेट में भी अंदर उनकी मेजॉरिटी है, लेकिन अब ये लग रहा है कि जिस तरह से अभी जो चुनाव हुए थे उसमें भी जो 2-3 जो सीटें थी उनमें डेमोक्रेट्स आए थे। तो अब ये लग रहा है कि अगर ये चुनाव हारते हैं मिड टर्म, तो मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। फिर ये इन्वेस्टिगेशंस और सारी चीजें चालू हो जाएंगी। तो अभी आपको नवंबर तक इंतजार करना होगा। जी। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, विजय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।